गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, उसमें हम नया शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और जो हमारे राजनीतिक थिंकर भी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने राज्य, समाजवाद, मानववाद, अंतर्राष्ट्रवाद और राज्य संबंधी विचारों को व्यक्त किया है। और सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका जीवन परिचय के साथ ही हम इनके आध्यात्मिक क्षेत्र और दार्शनिकता और मानववाद का आज अध्ययन करेंगे। तो हम जो भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ते हैं तो इनका जो अध्ययन का समय होता है वो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक, क्योंकि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इनका जो सक्रिय राजनीतिक भूमिका रही है अपने देश के प्रति वो हम सभी जानते हैं। इनका जो समय था वो अपना आता है 1889 टू 1964, यानी 1889 से 1964 के मध्य का समय, जिसमें इनकी जो यात्रा है वो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर अंतर्राष्ट्रीय के साथ ही समाप्त होती है। तो आज जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन है इनका दार्शनिक आधार और मानवतावाद। आगे बढ़े बच्चों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही निजी शिक्षकों से प्राप्त की थी। 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड गए और हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीतिक से जुड़ गए, यहाँ तक कि छात्र जीवन के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते गए। उन्होंने आयरलैंड में हुए सिन्फेन आंदोलन में गहरी रुचि ली और उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ा। उन्होंने कई बुक्स का प्रतिपादन किया था और उनमें जो अपनी है भारत एक खोज, जो उनकी प्रमुख बुक रही है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें राजनीतिक विचारों से बड़ी ओतप्रोत पाई गई है। आगे बढ़े। अब हम नेहरू के व्यक्तित्व चिंतन पर प्रभाव पड़ते हैं। नेहरू का जो जीवन बीता है उनका साधारण जीवन नहीं, असाधारण जीवन था और उनके व्यक्तित्व पर कई लोगों का बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो नेहरू के व्यक्तित्व चिंतन पर अन्य लोगों का क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक जीवन का जो उस समय चल रहा था उनका भी उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो हम इसको पॉइंट्स के रूप में हमने इसको लिया है। तो हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के साथ जब हम बात करते हैं तो पहली बात है वो है संस्कार व बाल्यकाल का वातावरण। दृढ़ इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सभी प्रश्नों के प्रति एक संशयवादी बौद्धिक आग्रह नेहरू को अपने पिता पंडित मोतीलाल जी से मिले थे। उन्होंने जिन शिक्षकों ने घर पर शिक्षा दी उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित श्री T.F. ब्रुक्स सबसे महत्वपूर्ण थे और ब्रुक्स के प्रभाव से नेहरू में अध्ययन के प्रति बड़ी गहरी रुचि जागृत हुई थी। और उनके बाल्यकाल की एक विशिष्ट बात ये थी कि उन्हें अपने समकक्ष और समान आयु के साथी उपलब्ध कभी नहीं हुए और यदि भी उनके परिवार में कई बच्चे थे किंतु वे आयु में जवाहरलाल से बड़े थे और उनसे जवाहरलाल घुल मिल नहीं पाए। तो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू धार्मिक विषयों में बड़े उदासीन थे। यद्यपि जवाहरलाल की माता अधिक धार्मिक थी किंतु इस संबंध में नेहरू पर अपने माता की अपेक्षा पिता का जो अधिक प्रभाव था वो देखने को मिलता है और वो अधिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। वे अपने पिता की तरह धार्मिक विषयों से बिल्कुल विमुख से रहे। तो उनका जो बाल्यकाल और हम संस्कार कहेंगे उसमें उनके पिता का बड़ा गहरा प्रभाव रहा। अब जब हम दूसरी उसमें बढ़ते हैं तो वो है अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा। तो जवाहरलाल नेहरू की जो सारी शिक्षा थी उसका जो आधार था, पद्धति रही थी, वो अंग्रेजी रही थी और माध्यमिक शिक्षा उन्होंने ब्रिटेन के प्रसिद्ध हैरो के पब्लिक स्कूल में प्राप्त करी थी। शिक्षा दीक्षा ने उनके जो व्यक्तित्व है उस पर बड़ा व्यापक और स्थायी प्रभाव डाला था और उनके मन में अंग्रेजी सभ्यता, जीवन पद्धति और विचारों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न हो गए थे। साम्यवादी व्यवस्था में एकदलीय निरंकुशता, मानवाधिकारों के हनन, जनता की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और हिंसा के प्रयोग द्वारा व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के प्रयत्नों से वे कभी भी सहमत नहीं हो पाए। नेक्स्ट आता है पाश्चात्य व भारतीय साहित्य का प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ा। तो ब्रिटेन में जब उन्होंने अध्ययन किया उसी दौरान उन्होंने अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अनेक ग्रंथों का भी अध्ययन किया और हैरो में पढ़ते हुए उन्होंने इटली के देशभक्त हैरीबॉल्डी पर
ट्रिविलियन द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ी और इस पुस्तक ने उनके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। कैम्ब्रिज में उन्होंने समाजवादी साहित्य का पर्याप्त अध्ययन किया और भारतीय उपनिषदों, वेदों और बौद्ध धर्म के विषय में भी अनेक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो वह है देश विदेश की यात्राएं, जिसमें उन्होंने 1926 में उन्होंने यूरोप के कई स्थानों की यात्राएं करी और यूरोप की इस यात्रा में उनके दृष्टिकोण, विचारधारा के जो निर्धारण में निर्णायक योगदान रहा। उन्होंने 1927 में ब्रुसेल्स में हुई दलित राष्ट्रों की कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग भी लिया और ब्रुसेल्स सम्मेलन में उन्हें सोचने के लिए प्रेरित किया कि भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न को केवल भारत के भविष्य के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने ये भी अनुभव किया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का विषय के अन्य स्वतंत्रता आंदोलन से अनिवार्य संबंध है। तो ये जो नेहरू का व्यक्तित्व है, इसमें संस्कार, बाल्यकाल का वातावरण, निजी शिक्षा, पाश्चात्य भारतीय राजनीतिक साहित्य पर प्रभाव और देश विदेश की यात्राएं। जो लास्ट पॉइंट इसका आता है वो है महान व्यक्तियों से संपर्क। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में आए उनके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव उन पर पड़ा है। आगे बढ़े हम, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का उनके युग की जो महान विभूतियाँ थी, जैसे एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले आदि से उनका संपर्क हुआ। उनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था गांधी जी का। यद्यपि गांधी जी और नेहरू के दृष्टिकोण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं पर उनमें अलग अलग मतभेद थे, फिर भी उनके मन में गांधी जी के प्रति गंभीर आदर का भाव था, स्नेह का भाव था। राजनीतिक विषयों में नैतिक आग्रहों की सर्वोच्चता के गांधी जी के दृष्टिकोण से वे व्यापक प्रभावित होते गए और यद्यपि गांधी जी के अहिंसा के दर्शन की नैतिक और आध्यात्मिक व्याख्याओं से वे पूरी तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रभावी पद्धति और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के निर्णय की एक नैतिक प्रणाली के रूप में जो अहिंसा थे उसकी ओर वो समर्पित हो गए। उन्होंने, गांधी जी ने दृढ़तापूर्वक ये कहा था कि मुझे विश्वास है जब मैं नहीं रहूँगा तो जवाहरलाल मेरी भाषा बोलेगा। तो गांधी जी की जो भविष्यवाणी थी पूरी तरह से सही सिद्ध हुई। गांधी जी की मृत्यु के बाद नेहरू के लिए सत्य, अहिंसा और राजनीति में नैतिकता के आदर्शों के प्रति अपनी पूरी तरह उन्होंने समर्पितता दिखाई। आगे बढ़े हम, अब नेहरू के चिंतन के दार्शनिक आधार क्या है। जवाहरलाल नेहरू बुद्धिवादी और यथार्थवादी थे और जीवन के प्रति संशयवादी दृष्टिकोण के कारण वे ईश्वर या ब्रह्मा जैसी आध्यात्मिक धारणाओं में विश्वास नहीं रख सके। उनके दृष्टिकोण में एक सहज वैज्ञानिकता थी और इस कारण वे प्रत्येक घटना या परिस्थिति की कार्य और कारण के आधार पर उसकी व्याख्या करना चाहते थे। तो अब जब हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो उनके दृष्टिकोण में, क्योंकि बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिकता, बुद्धिवादी थे और यथार्थवादी थे, भौतिकतावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे, वे मार्क्स के यानी कार्ल मार्क्स के इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि केवल द्रव्य या पदार्थी सत्य है और पदार्थ की गति एक शक्ति उनकी अपनी संरचना का परिणाम होती है। वे स्वीकार करते थे कि भौतिक तत्वों से मिलकर बनने वाली व्यवस्था के संचालन में कोई ऐसी शक्ति आवश्यक क्रियाशील है जिसकी तार्किक व्याख्या नहीं की जा सकती। इससे जब ये जो पॉइंट मैंने आपको डाला है कि कार्ल मार्क्स के विचारों से उनकी असहमति थी, तो वो बिल्कुल सही है। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं जगत को देखता हूँ तो मुझे प्राय रहस्य और अज्ञात गहराइयों का आभास होता है और यह रहस्यमय चीज़ क्या है ये मैं नहीं जानता। मैं उससे ईश्वर नहीं कहता क्योंकि ईश्वर का बहुत कुछ अर्थ ऐसा है जिसमें मेरा विश्वास नहीं है। मैं अपने को इस योग्य भी नहीं पाता कि किसी देवता अथवा मानवीय अर्थ में किसी अज्ञात उच्चतम व्यक्ति की कल्पना कर सकूं। मुझे सगुण ईश्वर का विचार बहुत अजीब लगता है। भौतिक दृष्टि से मैं अद्वैतवाद के सिद्धांत को कुछ हद तक समझ सकता हूँ। तो नेहरू के बुद्धिवादी आग्रहों ने उनके चिंतन को एक विशिष्ट स्तर प्रदान किया था। तो
ये जो नेहरू के चिंतन का दार्शनिक अध्याय के साथ इसमें एक चीज़ और भी जुड़ती है, वो है धार्मिक और आध्यात्मिकता होने का दावा ना करते हुए भी नेहरू ने मानवीय जीवन में भौतिक और स्थूल तत्वों की अपेक्षा सूक्ष्म नैतिक प्रेरणाओं के महत्व को भी स्वीकार किया है। उनकी ये मान्यता थी कि प्रेरणा को नैतिक आस्था के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। बड़ी मूलभूत बात उन्होंने कही थी। हम जब उनकी आध्यात्मिकता दार्शनिकता की बात करते हैं तो अब हम उनके एक मानवतावादी दृष्टिकोण की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, मानवतावादी की जो बात है वो एम.एन. रॉय ने भी करी थी और जयप्रकाश नारायण ने भी करी थी। इसी कड़ी में नेहरू का मानवतावाद भी आता है। तो हम नेहरू की जो मानवतावाद है उसको मैंने 6 पॉइंट भी लिया है, जो मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया है कि मनुष्य का नैतिक प्रयोजन, नैतिक चेतना पर विश्वास, ये नेहरू का मानवतावाद था। नंबर 2, उनके चिंतन का केंद्रीय तत्व कौन था? व्यक्ति। तीसरा है मनुष्य के प्रति निष्ठा का वाद, यानी जो मनुष्य है मैं उसी के प्रति निष्ठा और आदर्श के भाव रखता हूँ। मेरा मनुष्य यानी मेरा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो क्या है? मानव या मनुष्य। राज्य द्वारा मनुष्य के आत्मनियंत्रण के अधिकार में हस्तक्षेप को अनुचित, जो चौथा पॉइंट है इसमें इन्होंने क्लियर किया है कि जो राज्य मनुष्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि जब तक मनुष्य के अधिकार रहेगा वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य राज्य में कर सकेगा। पांचवा था पश्चिमी उदारवाद से नेहरू के विचार में भिन्नता। जो पश्चिमी देशों का उदारवाद था राज्यों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, उसमें भारतीय जो उदारवाद था वो बिल्कुल भिन्न था। किसका? नेहरू का। तो हम जब इसकी बात करते हैं तो ये नेहरू ये स्वीकार करते हैं कि क्षुद्र स्वार्थ और संकीर्णताएं कई बार व्यक्ति के इस नैतिक आग्रह को आच्छादित कर सकते हैं। छठा आता है व्यक्ति की अनिवार्य श्रेष्ठता में विश्वास। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि मनुष्य की प्रकृति कितनी आश्चर्यजनक है। युग युगों से अपनी अगणित दुर्बलताओं के पश्चात भी मानव ने आदर्श के लिए, सत्य के लिए, विश्वास के लिए और देश और आत्मसम्मान के लिए अपने जीवन और का सर्वस्व बलिदान किया है। और मनुष्य अपने आदर्शों को परिवर्तित कर सकता है, किंतु आत्म बलिदान की शक्ति बनी रहती है और इस शक्ति के होते हुए वह आशा का परित्याग कर नहीं सकता। जो नेहरू थे वो टैगोर को भी महान मानवतावादी मानते थे और टैगोर की मानव के प्रति आस्था ने उन्हें बड़ा अभिभूत किया था। उन्होंने अपने ग्रंथ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में टैगोर के संदेश को कि मैं ईश्वर में विश्वास खो सकता हूँ किंतु मैं मनुष्य में विश्वास खो देने का घोर अपराध कभी भी नहीं करूँगा। तो नेहरू ये स्वीकार करते थे कि परिस्थितियाँ, विकृतियाँ और संकीर्ण स्वार्थों ने मानव को उसकी मूलभूत गरिमा से वंचित कर दिया है, तथापि वे मानव के इस तात्कालिक नैतिक पतन के समक्ष परास्त नहीं होना चाहते थे और ये मानते थे कि मनुष्य के व्यक्तित्व में विद्यमान अनिवार्य विशेषता में आस्था रखकर एक नई न्यायनिष्ठ व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। और इसी में मैंने आपको बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर को महान मानवतावादी भी मानते थे। तो ये जो 6 पॉइंट उन्होंने मानवता संबंधी बताए थे वो मैंने आपको बताए हैं। आगे बढ़े, जो लास्ट है कि मनुष्य के प्रति जवाहरलाल नेहरू की आस्था के 2 स्वाभाविक आयाम थे। अब मनुष्य के प्रति नेहरू की आस्था के 2 स्वाभाविक जो आयाम थे उसमें उन्होंने पहली बात ये कही कि वे समस्त संस्थाओं के औचित्य का केवल एक ही अधिकार स्वीकार करते थे कि वे मानव के कल्याण के प्रति समर्पित हों। इसका सीधा सा अर्थ है कि जितनी भी संस्थाएं राज्य में होती हैं वो मैं केवल इसलिए स्वीकार करता हूँ कि वो मनुष्य के लिए बनी है। द्वितीय वे स्वीकार करते थे कि एक न्यायनिष्ठा सामाजिक व्यवस्था तथा एक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना राज्य अन्य दमनकारी संस्थाओं के बाध्यकारी नियंत्रण द्वारा नहीं अपितु मानव में अंतर्निहित उदात्त शिष्टता और समन्वयकारी प्रवृत्तियों में आस्था रखने से की जा सकती है। यहाँ पे इनका अर्थ है कि न्यायनिष्ठा सामाजिक व्यवस्था और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना है तभी हो सकती है जब राज्य और दमनकारी संस्थाएं हैं वो नियंत्रण में होनी चाहिए मनुष्य के लिए, और वो जो दमनकारी नीति है वो मनुष्य के लिए प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। तो यानी मनुष्य के प्रति नेहरू की गहरी आस्था थी और इस गहरी आस्था के कारण उन्होंने मानवतावाद,
और स्वाभाविक आयाम मनुष्य के प्रति रखे थे। तो यहीं पर जो नेहरू का जो आध्यात्मिक दर्शन और मानवतावादी है वो यहाँ पे समाप्त होता है, और सेकंड जो वीडियो होगा वो नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत होगी।